विद्यार्थियों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई हैं वर्ष 2022 में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 7 की जो आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो कि आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक डायग्राम इस तरीके का आपको फर्स्ट पेज पर या फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगा। फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो बुक है वो आपकी वर्ष 2022-23 की है, यानी कि हम बोल सकते हैं बिल्कुल न्यू आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक है, ठीक है। तो सभी को ये बुक मिल गई होगी। यदि आपको अभी तक ये बुक नहीं मिली है तो आप स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों से मांग सकते हैं, तो वो आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ सॉल्यूशन, वो आपको पता है। हम देख रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान की है, ठीक है। और विज्ञान में जो आपकी अनुक्रमणिका दी गई है उसमें पहला पार्ट जो है आपका, जो कि है पादपों में पोषण, इसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट आपको बना दी है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे आपका जो सेकंड अध्याय है प्राणियों में पोषण, ठीक है। पादपों में पोषण कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ यहाँ पर बता दूंगा। यदि आप लिखना चाहें तो देखिए ये पादपों में पोषण है, तो इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप इस फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल ये आपके मॉडल आंसर हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी मैंने आपको बताया था। यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो किस प्रकार से आपको मिलेंगे, तो फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए अध्याय नंबर 2 आता है, जो कि है आपका प्राणियों में पोषण। तो पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मानव पोषण के चरणों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण, ये दिए गए हैं 5, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार मैंने ये जो आपका अध्याय नंबर 2 है इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है। इसकी भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके भी सभी क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इनको लिख सकें यदि आपने नहीं लिखा है। तो वैसे यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमने इन दोनों पार्टों के सॉल्यूशन आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाते हुए बताए हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन बच्चों को ना रहे। तो इनको सभी लिख सकते हैं। डायग्राम भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। अब देखिए पार्ट नंबर 4 की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि है आपका ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा क्या होती है ये जानना आवश्यक है, ठीक है। ऊष्मा किस प्रकार से कार्य करती है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। आप जानते हैं सूर्य है आपका सौरमंडल के बारे में जानते हैं। जो सौरमंडल का मुखिया है उसे हम सूर्य बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य से यदि आप ग्रहों के बारे में जानकारी करेंगे तो सूर्य से पहले आता है आपका बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ठीक है। इस तरीके से ये सभी ग्रह हैं जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। आप जानते हैं सूर्य की किरणों को हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। तो उसकी जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मतलब होता है जो उसकी ऊर्जा होती है वो किस तरीके से हमारे पास पहुंचती है, विकिरण के रूप में, यानी कि प्रकाश के रूप में हमारे पास पहुंचती है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया था निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि ठंडी वस्तुओं को हमें एक साइड में लिखना है और जो आपकी गर्म वस्तुएं रहने वाली हैं उनको हमें एक साइड में लिखना है। तो देखिएगा आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। अब देखिएगा ठंडी वस्तु में आपको स्पष्ट पता चल जाएगा आइसक्रीम ठंडी होती है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फलों का रस भी आपका ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि रस आप हमेशा ठंडे गर्म मौसम में बेचा जाता है, उसमें बर्फ मिलाकर, ठीक है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की जो हत्ती रहती है वो भी आपकी क्या रहती है, ठंडी ही रहती है।
जबकि गर्म वस्तुओं की बात करें तो चाय के प्याले में रखी चम्मच आपकी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, क्योंकि चाय हमेशा गर्म रहती है, गर्म में ही उसे पिया जाता है। और यदि उसमें कोई भी चम्मच रखी हुई है तो वो भी गर्म ही होगी। ठीक है, तो ये आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर करना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। ठीक है, एक तो हमें सेल्सियस स्केल पर लिखना है, एक हमें लिखना है फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक है, सेल्सियस स्केल को हम डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल को हम डिनोट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो सबसे पहला ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को हम कैसे लिखते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, यदि आपको ये क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट जो जानना महत्वपूर्ण है, तो फिर आगे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल पर इसका होता है 35 डिग्री से लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है फिर भी लिख देता हूँ, 35 डिग्री सेल्सियस से आपका 42 यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो आपका तापमान होता है सेल्सियस स्केल पर वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यदि हम भाई बात करें इसका फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आप डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर होता है, तो ये होता है आपका 194 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर आपका 108 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, यानी कि 94 से आपका 180 फ़ारेनहाइट तक ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, ऊष्मा चालक के बारे में बात करें तो आपका लोहा, इसमें लोहा क्या होता है, विद्युत का भी चालक होता है और ऊष्मा का भी चालक होता है। तांबा, सोना, कांसा, ठीक है, ये ऊष्मा चालक होते हैं। जबकि ऊष्मारोधी के बारे में बात करें, लकड़ी से आपकी ना तो विद्युत होती है ना ऊष्मा होती है। रबड़ भी ऐसी ही होती है, रबड़ और प्लास्टिक। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर। अगले क्वेश्चन के बारे में विद्यार्थियों बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर था लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला, कि गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है, ये हमें बताना है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, और हमें आरामदायक लगते हैं। अब क्यों लगते हैं, देखिए, गर्मी में यदि हम क्या सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो जो सूर्य की जो गर्मियों में क्या आती है, धूप आती है, वो क्या विकिरण रहती है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को हम विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण के अधिकांश भाग को क्या वो परावर्तित कर देती है। यानी कि यदि हम सफ़ेद या हल्के कपड़े पहनेंगे तो सूर्य से जो हमारी जो विकिरण आएंगी, जैसे कि ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने क्या है, सफ़ेद और हल्के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, और ये सूर्य है। ठीक है, और समय कैसा है, गर्मियों का समय है। ठीक है, एक बार फिर हम बनाते हैं। ठीक है, और समय कैसा है, ये सूर्य है। ठीक है, और समय कैसा है, गर्मियों का समय है। तो सूर्य से जो किरणें आएंगी, गर्मियों में धूप बहुत तेज, हमें मान सकते हैं कि बहुत तेज धूप है। ठीक है, महीना बिल्कुल धूप का है। ठीक है, तो इसकी जो सूर्य की जो किरणें आएंगी जब इस व्यक्ति पर पड़ेंगी तो ये व्यक्ति क्या करेगा, जितनी भी किरणें इसके जो कपड़े हैं इसके जो कि हल्के हैं, तो ये क्या करेगा, ये हल्के कपड़े क्या हैं, जितनी भी विकिरण है उनको क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये एक साइड से आएंगी और दूसरी साइड से ये परावर्तित कर देंगे, हल्के कपड़े होंगे या वाइट कपड़े होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े या हल्के कपड़े होते हैं वे सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो ये कारण था। सेकंड दिया गया था, और हमें क्या आरामदायक लगते हैं। यदि हमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी तो हमें क्या आराम मिलेगा। ठीक है, जबकि क्या होता है, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा का अवशोषण करके हमें गर्म रखते हैं, अतः हम इन्हें पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्यार्थियों सर्दियों की। तो सर्दियों की बात वही है कि सर्दियों में क्या होगा, हम क्या है, जो कैसे कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के। गहरे रंग में क्या होता है, गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऊष्मा को क्या है, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसके पास जितनी भी ऊष्मा है उसमें अवशोषित कर लेंगे, और ये क्या कपड़ों को और शरीर को क्या गर्म बनाए रखते हैं सर्दियों में। तो इस कारण क्या हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई होप समझ गए होंगे, पूरे डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आता है
प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। तो देखिए समानताएं सबसे पहले बात करें तो प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टर थर्मामीटर दोनों तापमान मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि जो आपका प्रयोगशाला तापमापी होता है और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इन दोनों का हम मापन किस लिए करते हैं? तापमान मापन के लिए ही करते हैं। तो इनमें एक समानता हो जाएगी। दूसरी समानता की बात करें तो प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर कांच व पारा धातु के बने होते हैं। यानी कि क्या है, जो आपका प्रयोगशाला तापमापी एवं जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कांच और पारा धातु के ही बने होते हैं। तो ये एक समानता होती है। अंतर की बात करें या हम बोले असमानताएं के बारे में हम बात करें तो प्रयोगशाला तापमापी से वस्तुओं के ताप को मापते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो वस्तुएं होती है कोई वस्तु है उसके ताप को मापते हैं। एवं जो डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर के तापमान को मापते हैं। यानी कि वस्तु अलग हो जाएगी, मानव अलग हो जाएगी। तो ये अंतर हो जाएगा इनमें। ठीक है, सेकेंड है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर आपका 10 डिग्री से 110 डिग्री होता है तथा डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 35 से 42 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। तो ये अंतर होता है। तो ये हो जाएगा छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा चालन के बारे में बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है ऊष्मा चालन कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, ठीक है, ये होते हैं आपके ऊष्मा चालन। अब ऊष्मा संवहन की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो जैसे कि आप घर में ही समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई लोहे की वस्तुएं पकड़े हुए हैं, ये आप मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है। ठीक है, यदि इसके इस साइड को क्या है आप आग में रख देंगे ना, तो कुछ ही समय बाद क्या है, ये जो इसकी जो गर्म हो जाएगी पूरी की पूरी लोहे की छड़, तो ये गर्मी क्या है, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी फिर जैसे थोड़ा समय होगा तो ये भी क्या है, ये आपको ये भी गर्म हो जाएगा। यानी कि लोहे की जो पूरी आपकी छड़ है क्या गर्म हो जाती है, क्योंकि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। यानी कि यहाँ तो बहुत गर्म होगा लेकिन इसका स्थानांतरण थोड़ा थोड़ा होते होते ये भी क्या है, ये जो छड़ है जो कि आग में नहीं है, ये भी क्या थोड़ी थोड़ी गर्म आपकी हो जाएगी। तो यही होता है चालन, ऊष्मा का चालन। ठीक है, अब संवहन के बारे में बात करें तो वही प्रक्रम जिसमें द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें संवहन में क्या होता है, कोई भी द्रव एवं गैस है उसमें क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे हम संवहन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं समुद्र समीर व थल समीर आदि, तो ये क्या होते हैं, ऊष्मा के संवहन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े दो कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, कारण दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका पूरा मैंने आपको जो इसका पूरी थ्योरी है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दी थी कि हम सफ़ेद और हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं और हम रंगीन कपड़े क्यों पहनते हैं। उसी से संबंधित एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, तो इसे भी थोड़ा समझिएगा। ठीक है, थोड़ा ये आप दिमाग खोलकर वीडियो को देखेंगे तो आपको हर बात को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप जो चीज़ समझ आते हैं, यदि उसके बाद आप 1 से 2 बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बस क्या थोड़ा आपको दिमाग खोलकर वीडियो को देखना, ऐसा नहीं है कि केवल आपको पेन उठाई और अपनी कॉपी जो आपको 8 ग्रेड दी गई उसमें भर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा आपको दिमाग अपना क्या है चालू रखना है, खुला रखना है, जिससे कि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ। सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल में से किसका चुनाव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्दी है तो बहुत यहाँ पर ठंड पड़ी होगी, तो सभी को पता होगा। अब देखिए सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबल चुनाव पसंद करेंगे, क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच वायु एक ऊष्मारोधी स्तर बनाती है और हमें अधिक गर्म करती है। जैसे कि यदि आपके पास दो कंबल हैं, इस तरीके से एक कंबल है और इस तरीके से एक कंबल है, ठीक है, तो जब आप इन दोनों कंबलों को लेंगे तो इनके बीच में क्या एक थोड़ा सा खाली स्थान बना ही रहेगा जिसमें क्या वायु रहती है। और ये जो वायु रहती है ये किस प्रकार का काम करती है, ऊष्मारोधी का काम करती है। यानी कि यहाँ से यदि आपको जो भी हवा, ठंडी हवा या जो भी चीज़ आ रही है तो वो इसके आगे नहीं जा पाई, ऊष्मारोधी का ये काम करेगी। इसलिए हमें क्या है, भले ही दो पतले हैं लेकिन उन्हीं कंबलों का हमें यूज करना है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें हमें बताना है
कि डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं। ठीक है, तो चित्र तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये आपका मैंने चित्र यहाँ पर दे दिया है, इसके सभी भाग भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाना है। ठीक है, अब इसकी सावधानियों के बारे में बात करें तो सावधानियां भी आप देख लीजिए। सावधानियों में आपको सबसे पहले लिखना है, थर्मामीटर का उपयोग से हमें पहले और पश्चात क्या है, थर्मामीटर के उपयोग से पहले और पश्चात हाथ धोने चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा में सीधा होना चाहिए और थर्मामीटर का उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से क्या है, नीचे ही होना चाहिए। तो ये मुख्य सावधानियां हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या है, एक तो हमें बनाना है जल समीर का चित्र। ठीक है, और इसमें बनाना है हमें थल समीर का चित्र। ठीक है, ये दोनों बनाने हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का चित्र देख सकते हैं, अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से आपको भी अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दोनों का चित्र बनाना है, जल समीर एंड थल समीर। ठीक है, उसके बाद इनका वर्णन करना है। तो वर्णन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखिए वर्णन के लिए, तो जल समीर दिन के समय पृथ्वी की गर्म वायु ऊपर उठती है। जैसे दिन के समय जो पृथ्वी की जो गर्म वायु क्या है वो ऊपर उठती है तथा जल की ठंडी वायु पृथ्वी के नीचे और आ जाती है, जिसे जल समीर या समुद्र समीर कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी जो हल्की चीज़ है वो क्या ऊपर रहेगी और भारी चीज़ क्या नीचे रहती है। उसी प्रकार ये आपकी मान लीजिए पूरी पृथ्वी है। ठीक, इसमें भी वायु के बहुत सारे खंड रहते हैं। यदि वायु आपकी भारी है तो ये वायु मान लीजिए भारी है। ठीक है, भारी को मैं रेड बना देता हूँ, ये वायु कैसी है, भारी है। ठीक है, और जो हल्की वायु है, हल्की वायु को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, जैसे कि हरा कलर। ठीक है, ये हल्की वायु है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे क्या है, ये जो नीचे जो आपकी वायु दी गई है, जो कि आपकी कैसी दी गई है, ये वायु दी गई है आपकी भारी, लेकिन यह कुछ समय बाद ये क्या गर्म हो जाएगी। यदि ये वायु गर्म हो जाएगी तो ये हल्की हो जाएगी, और जैसे ये हल्की होगी तो ऊपर उठने लगेगी और ये क्या ऊपर चली जाएगी। हल्की वायु होकर ये जो रेड कलर की वायु है, इनकी जो भारी वायु थी वो हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जबकि जो आपकी हल्की वायु थी, जो मैंने ग्रीन कलर से बताई थी हल्की वायु थी, ये क्या है, भारी हो जाएगी और भारी होकर ये नीचे आ जाएगी। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसे ही हम बोलते हैं जल समीर। ठीक है, अब थल समीर देखिए, रात के समय पृथ्वी की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर आती है। ठीक है, समुद्र की गर्म वायु ऊपर उठकर धरती की ओर आती है, इसे थल समीर कहते हैं। तो ये आपका पूरा अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि आपका अध्याय नंबर 3 था। आई होप आपको पसंद आया होगा, जिस प्रकार मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया है। इसी प्रकार आपकी कक्षा 7 विज्ञान की सभी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन सभी विषयों का आपको नीचे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उस पर देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका विषय विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या गणित हो, तो डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक करें, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। बहुत ही आसान तरीके से अभी एक ही जगह पर सभी चैप्टर के सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो आप अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, और इसका अगला चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।